गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम चैप्टर करने वाले हैं, हमारा सेकंड चैप्टर है लाइफ इंश्योरेंस का। अब तक हमने क्या है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सो आज जो हमारा टॉपिक है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस और क्या इसके करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे हम इंडिया के अंदर वो आया है, इन सभी चैप्टर, इस जो चैप्टर है बिल्कुल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। सो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखना, जितने भी इसके पार्ट्स बनेंगे, जैसे भी हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा, आप उन सभी टॉपिक्स को कवर अप कर लेना, ठीक है। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको इंश्योरेंस बताया था। इंश्योरेंस क्या होता है, जिसके अंदर दो पार्टी होती है, एक तो इंश्योर्ड पार्टी होती है और एक इंश्योरर पार्टी होती है। इंश्योर्ड पार्टी कौन होती है, जिसने इंश्योरेंस करवाया है, और इंश्योरर कौन सी होती है, जो इंश्योरेंस कर रहा है, जो उसकी क्लेम को पे ऑफ करने के लिए खुश हो रहा है कि मतलब कि हाँ उसने मेरी कंपनी के अंदर, मतलब खुश भी कह सकते हैं या फिर उसके क्लाइंट बन जाते हैं, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि बाय द डिफॉल्ट अगर उस पर्सन को किसी भी तरह की नीड हुई तो ये क्या है, प्रोवाइड कर देगी, उसके क्लेम को क्या है, रिसीव कर देगी, उसके पैसे को क्या है, उससे क्षतिपूर्ति के हिसाब से उसे ट्रांसफर करके उसे लौटा देगी। मतलब कि अगर एक्सीडेंट हो गया, कार का एक्सीडेंट होने के बाद मान लो कि 50,000 की कार थी, सॉरी 50,000 की तो नहीं होती कभी कार, 5 लाख की कार थी और 50,000 का क्या है नुकसान हो गया, तो उस जो क्षतिपूर्ति हुई उसको क्या है पैसे में कन्वर्ट करके हमने क्या कर लिया, उसका इंश्योरेंस ले लिया। बट मैं अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस की बात बताऊं तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि किसी भी पर्सन की जिंदगी को पैसों में तोला नहीं जा सकता। कभी भी हमारी जो लाइफ होती है उसे टर्म ऑफ मनी वैल्यू के अंदर कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो हमारी ज़िंदगी है बहुत ही अनमोल होती है, ये किसी चीज़ की तरह नहीं होती, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो हमारा जितनी भी इसके अंदर, अब मैं पढ़ के बताऊं तो क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योर्ड के बीच में और एक इंश्योरेड के बीच में। ये मैंने आपको मतलब बता दिया है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इसी को ही हम क्या कहते थे, लाइफ इंश्योरेंस कहते थे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, पूरी तरह से आपको लिमिटेशन बताई जाएगी कि कितनी लिमिट तक आपको क्या है, हम आपको पैसे चुका देते हैं, कितनी लिमिट तक आपको क्या है पैसे मिलेंगे, कितने टाइम के बाद आपको मिलेंगे, किसको मिलेंगे, कब मिलेंगे, कितनी एज में मिलेंगे, मतलब कि सारी जो लिमिटेशन होती है एक कॉन्ट्रैक्ट की, वो आपको क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट की जाती है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शो की जाती है कि आप इंश्योर्ड पर्सन और इंश्योरर को किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट ना हो, किसी भी तरह का झगड़ा ना हो, उनके बीच में डिस्प्यूट ना हो, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि जो ह्यूमन की जो वैल्यू होती है और किसी भी फैमिली मेंबर की होती है, वो कभी भी डिटरमाइन नहीं की जाती टर्म ऑफ वैल्यू के अंदर, मनी की वैल्यू के अंदर कभी भी मेजर नहीं की जाती। बिकॉज क्या है, बट जो लॉस होता है हमारी फ्यूचर का, जो हमारी इनकम का, वो क्या है कंटीजेंट है, मतलब कि अचानक होने वाला है। ये नहीं होता कि आपको बता के कोई नुकसान होता है, ऐसा अगर आपको पता लग गया कोई नुकसान होने वाला है तो क्या आप होने दोगे, नहीं ना। तो ये लाइफ इंश्योरेंस क्या है, एक तरह से इंडेमनिफाई को कंप्लीट करने के लिए एक तरह का एक इन्वेस्टमेंट है हमारी ज़िंदगी के अंदर, जो हमारे क्या है, हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली को, हमारे रिलेटिव्स को क्या है सहायता प्रोवाइड कर सके। अब बात करते हैं जो इंडिया के अंदर क्या है, जो लाइफ इंश्योरेंस क्या है 100 साल से पहले आया हुआ था, ठीक है। और इसका जो ग्रोथ है हमारे इंडिया के अंदर क्या है, सबसे पहले 3 टाइप्स में डिवाइड की गई है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और एक आता है प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सबसे पहले हम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे। अब आपको देखिए इसके नाम से क्लियर हो रहा है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस मतलब कि किसी पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज का किया जाता है। दैट मीन्स ये क्या है, ये जो बेनिफिट है दिया जाता है पोस्टल डिपार्टमेंट एम्प्लॉय एक्सक्लूसिवली, मतलब कि जो एम्प्लॉय होते हैं उस डिपार्टमेंट के, उनको क्या है इसका बेनिफिट दिया जाता है। और 1988 के बाद क्या है टेलीग्राफ डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को भी दिया जाता है, साथ में क्या है सभी डिपार्टमेंट को देने लग चुका है ये, मतलब कि जो स्कीम है हमारी फर्दर एक्सटेंड हो चुकी है, एक्सटेंड मतलब कि फैल गई है, हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए भी बेनिफिट प्रोवाइड करती है। और एम्प्लॉय जो हमारी लोकल बॉडीज की होती है, म्यूनिसिपल कमेटीज की होती है, आरबीआई बैंक की होती है, पब्लिक सेक्टर की एम्प्लॉय की होती है, मतलब सभी जगह जितनी भी एम्प्लॉय हैं, कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पे जो किसी भी तरह का एम्प्लॉय काम करते हैं उन सभी का क्या है इंश्योरेंस करवाया जाता है। और वो इंश्योरेंस किसके अंदर होता है, हमारे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर होता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये कहते हैं कि लेटर इन द ईयर 1955 इट वाज एक्सटेंडेड टू द जनरल पब्लिक इन द रूरल एरिया। दिस पीएलसी इसकी पीएलआई सॉरी इसका मतलब है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आर नेम्ड एज अ रूरल पीएलआई। 1995 के बाद 1995 के बाद क्या है, इसका जो इंश्योरेंस है हमारे रूरल एरिया के अंदर भी होने लगे हैं, मतलब कि हमारे विलेज सेक्टर के अंदर भी होने लगा है। और इसके अंदर एक डिफरेंशिएट बताऊँ आपको, इसमें नहीं लिखा हुआ है, ये क्या है, जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो हमारी, इसकी जो प्रीमियम की अमाउंट क्या है सेटअप होती है,
आपने इंश्योरेंस के चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि जो इस तरह की होती है इंश्योरेंस, जो हमारे एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है और उस कंट्रीब्यूशन को एट द एंड में क्या है आपको दिया जाता है। अगर किसी भी तरह से प्रॉब्लम बीच में ही हो जाती है तो उस अमाउंट का बीच में भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से क्या है, इसकी जो अमाउंट है, प्रीमियम की जो अमाउंट है वो एक तो कम होती है और जो क्या है प्री डिफाइन होती है कि आपको एट द एंड में जब ये पॉलिसी का जो अमाउंट ड्यूरेशन क्या है कंप्लीट हो जाएगा वो आपको इतना मिलेगा, मतलब कि पूरा कंफर्म होता है। ठीक है, प्री डिसाइडेड होता है, प्रिस्क्राइब होता है कि आपको इतना अमाउंट मिलेगा। बट लाइफ इंश्योरेंस की बात करूँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है हमारा 1956 से पहले की बात बता रहे हैं कि जो हमारे सर्वल प्राइवेट इंश्योरर थे हमारे इंडिया के अंदर, ईस्वी का काम ही सबसे ज़्यादा चलता था। और जो 1956 के अंदर गवर्नमेंट नेशनलाइज हुआ था, जिसके अंदर क्या है हमारा लाइफ इंश्योरेंस इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसके अंदर क्या है लोगों की जीवन रेखा के रिगार्डिंग, मतलब कि लोगों की जिंदगी के बेस बनाकर उनका क्या है इंश्योरेंस किया जाता था। और जो इंश्योरेंस की जो अमाउंट है, लाइफ इंश्योरेंस की अमाउंट है वो प्रिस्क्राइब नहीं है, वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं है कि आपको एट द एंड में कितना मिलेगा, क्योंकि जो ह्यूमन की जिंदगी है वो क्या है एक तरह से हमें उसे पैसे में मेजर नहीं कर सकते, राइट। तो बट ये पोस्टल, आप ये बोलोगे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, एक तरह का एम्प्लॉय का पोस्टल इंश्योरेंस किया जाता है, नॉट अ हिज, वो क्या कौन करता है, एम्प्लॉयर करते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट इंश्योरेंस। प्राइवेट इंश्योरेंस का मतलब होता है कि प्राइवेट संस्था के अंदर क्या है हम अपना इंश्योरेंस करवाते हैं। आपको भी पता है कि जब हमारे अब 1956 के अंदर क्या है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इंश्योरेंस आया था, तो इसके बर्डन इतना ज़्यादा हो गया था। हम आपको भी पता है कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है इतनी ज़्यादा है कि केवल गवर्नमेंट सेक्टर से उसका काम नहीं चलने वाला, तो इसका क्या है प्राइवेटाइजेशन क्या करना पड़ा था। और वो प्राइवेटाइजेशन हमारा 2000 के अंदर हुआ था, और जिसके कारण जो बर्डन है गवर्नमेंट सेक्टर का वो क्या है डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, बट गया है प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस। अब यहाँ पे जो लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर लिखा हुआ है, ये कहते हैं कि इसके अंदर क्या है जो इंश्योरेंस जो किया जाता है वो हमारे इंडियन और फॉरेन दोनों के ज्वाइंट से किया जाता है। मतलब कि जो हमारी पहले क्या है फॉरेन कंट्री के थ्रू से हमारी क्या है इंश्योरेंस सेक्टर आया हुआ था, जो फॉरेन कंट्री से क्या है सबसे पहले क्या है 26% क्या है इंश्योरेंस सेक्टर था, जो क्या है हमारे इंडिया के साथ हमारी मार्केट के अंदर जॉइंट वेंचर के साथ काम करता था, मतलब कि जॉइंट होकर काम करता था, मतलब इंडिया प्लस फॉरेन कंट्री मिलकर क्या है इंश्योरेंस सेक्टर को संभालती थी। और लिबरलाइजेशन के बाद जो 1999 के बाद हुआ था, आपको भी पता है कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं कि जो लाइफ इंश्योरेंस मैंने आपको पहले ही बताया था, एक तरह से दो पार्टीज इसके अंदर इंक्लूड होती है और उसका क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों के बीच में आपसी सहमति होती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट ए कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड बाय द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये कहते हैं कि ऑफर और एक्सेप्ट के बीच में जब रिलेशनशिप सेटअप होगा तभी क्या है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। नॉर्मल सी बात है, अगर आप किसी के साथ क्या है पार्टनरशिप करना चाहते हो, एक तो पर्सन होगा जो आपको ऑफर कर रहा है कि हाँ लो भाई मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, और एक ऐसा होगा जो एक्सेप्ट करेगा जो जिसके साथ वो काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ऑफर कौन करता है, हमारे पर्सन करते हैं, हमारे इंश्योर्ड पर्सन करते हैं जो इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं। और एक्सेप्ट कौन करेगा, एक्सेप्ट हमारी कंपनी करेगी जो उस इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करेगी और उसको आगे फर्दर जो भी प्रोसेस होती है उसको यूज करेगी। ठीक है, तो ये कहते हैं कि इन द इंश्योर्ड पर्सन मेक अ ऑफर टू इंश्योरर। इंश्योर्ड पर्सन क्या करता है, इंश्योरर के पास क्या है ऑफर करता है, एंड व्हेन द इंश्योरर एक्सेप्ट द ऑफर देन ओनली द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट। तभी कॉन्ट्रैक्ट क्या है कंप्लीट होगा। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या है, शुड बी अ लॉफुल होगा, क्योंकि दोनों की सहमति होगी तभी तो वो लॉफुल होगा। और क्या है इसकी कंप्लीट ऑफर और एक्सेप्टेंस का जो प्रोसेस है वो तभी कंप्लीट होगा जब वो इंश्योरेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और तेरा लीगल पोजीशन लीगल ऑब्लिगेशन होगी बिटवीन इंश्योर्ड और इंश्योर पर्सन के, मतलब कि दोनों के बीच में क्या है एक दायित्व बन जाएगा, एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है कंपनी की कि अगर इनको कुछ भी नुकसान हुआ तो वो क्या है उसे क्लेम करेगी। अब बात करते हैं कंसीडरेशन। कंसीडरेशन यही होता है कि जिसके अंदर क्या है एक तरह से इंश्योरेंस का लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो इंश्योर्ड पर्सन को प्रीमियम पे करना पड़ेगा इंश्योरर को, क्योंकि तभी तो वो क्या है स्टार्टिंग में, अब नॉर्मल सी बात है जब आप किसी स्कूल के अंदर पढ़ना स्टार्ट करते हो तो क्या है स्कूल में ऐसे तो पढ़ाना स्टार्ट नहीं करते ना। अगर आपको डेमो भी लेना है तो पर डे का क्या है 100 रुपये चार्ज किए जाते हैं। जब हमारे टाइम में था तो क्या है डेमो लेने के लिए भी जो कंप्यूटर क्लासेस होती थी उसके अंदर 100 रुपये चार्जेस किए जाते थे। सो उसके अंदर क्या है हमारा कंसिडरेशन हमें पहले पे करना पड़ेगा, देन वो क्या है हमें सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो इसी तरह से जो भी हमारा इंश्योर्ड क्या करेगा पे करेगा प्रीमियम इन द कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉमिस मेड बाय इंश्योरर टू द इंडेमनिफाई हिम और हिज फैमिली इन केस ऑफ द लॉस ऑफ हेल्थ और लाइफ। तो उस केस में अगर उसने क्या है प्रीमियम पे कर दिया तो इंश्योरर क्या करता है प्रॉमिस करता है कि मैं आपकी
जिंदगी की, आपकी फैमिली की हेल्थ के बारे में पूरा तरह से ध्यान रखूंगा, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई तो मैं क्या है उसको कंप्लीट अप करूंगा, उसका क्लेम आपको जरूर दूंगा। ठीक है। अब नेक्स्ट कहते हैं कि लीगल कैपेसिटी। लीगल कैपेसिटी का मतलब होता है कि उसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सके। आपने बिजनेस लॉ के अंदर भी पढ़ा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन एंटर हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है, एक माइनर पर्सन एंटर नहीं हो सकता, एक साउंड माइंडेड पर्सन क्या है उसके अंदर एंटर हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो एग्रीमेंट है, एक पर्सन का एग्जांपल दिया हुआ है, एक पर्सन क्या है बिलो, क्या है किसकी कितनी एज से बिलो है, वो 18 साल से कम उम्र का है। तो इसमें क्या है वो कॉम्पिटेंट नहीं है उस एंटर करने में एग्रीमेंट को, मतलब कि उस एग्रीमेंट को करने के लिए वो ठीक नहीं है उसकी, क्योंकि उसकी कम उम्र है। तो इंश्योरर क्या करेगा, उसके लीगल कॉम्पिटेंट को उसे एग्रीमेंट के अंदर एंटर करेगा, मतलब कि जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसके गार्जियंस है, मतलब उसके जो पेरेंट्स है, वो उसके रिगार्डिंग क्या है उस एग्रीमेंट के अंदर क्या है एंटर कर सकते हैं। आपने बिजनेस लॉ के अंदर पूरा प्रॉपर पढ़ रखा है कि कौन किसके बेस पे क्या है एंटर कर सकता है। नॉर्मल सी बात है, क्या है वो साउंड माइंडेड होना चाहिए, उसे क्या है डिसीजन लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं किस तरह से प्रीमियम पे करूंगा, कितना अमाउंट का पे करूंगा, मतलब कि प्रॉपर उसे क्या है अपनी सूझबूझ के साथ उस एंटर में कॉन्ट्रैक्ट में क्या है एंटर होना चाहिए। अब बात करते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, काफ़ी तरह की होती है। पहली बात तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं कि मस्ट हैव टू द मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू तो होगी, क्योंकि जब भी कोई हम काम शुरू करते हैं तो उसकी एंड लाइन तो हमें पता होती है कि इतने साल तक हमारा क्या है कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला है। जैसे कि हम कभी घर बनाते हैं तो घर बनाने का जो टाइम पीरियड होता है हमें अपने आप पता लग जाता है कि इतने टाइम पीरियड के बाद अपना घर बन जाएगा। ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं कि इट पे आइदर ऑन द डेथ और ऑन द डेट ऑफ द मैच्योरिटी। ये क्या है, कहते हैं कि या तो उसकी किसी पर्सन की डेथ पे हमें क्या है पैसा मिल सकता है, या फिर जिस दिन उसकी मैच्योरिटी हो रही है उस दिन मिलेगा। एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, पहले इसको पढ़ लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडेमनिटी। एडेमनिटी को कवर अप करने के लिए नहीं होता, बिकॉज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द लॉस कैन नॉट बी एक्सेस इन केस ऑफ द लाइफ। कहते हैं कि जो हमारा एक्चुअल अमाउंट होता है वो कभी भी ज़्यादा नहीं होता हमारी लाइफ से, मतलब कि हमारी लाइफ क्या है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू पैसे से। सेकेंडली द मैच्योरिटी वैल्यू इट इज टू बी पेड बाय द इंश्योरर इवन देयर इज नो लॉस ऑफ ए लाइफ। चाहे लॉस हो या ना हो, मैच्योरिटी टाइम पीरियड के बाद हमें पैसा मिलता ही मिलता है। एग्जाम्पल इसके अंदर मैं ये देती हूँ कि मान लो कि जो एक पर्सन है जिसने अपनी इंश्योरेंस करवा रखा है कि जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो मेरे को क्या है पैसे उस इंश्योरेंस अमाउंट के मिल जाने चाहिए, उस इंश्योरेंस पॉलिसी के मिल जाने चाहिए। बट 60 साल से पहले उसकी 57 ईयर के अंदर क्या है उसकी डेथ हो गई है। तो क्या है डेथ से पहले, मतलब कि मैच्योरिटी पीरियड से पहले, मैच्योरिटी पीरियड हमारा 60 साल का है, मैच्योरिटी पीरियड से पहले क्या उस पर्सन की डेथ हो गई है तो उसके जो जिसने भी नॉमिनी का नाम लिखा उसको वो पैसे मिल जाएंगे। एक तो पहले ये आया ना, तो इसलिए कहते हैं कि विच एवर इज अर्लियर, जो भी डेट पहले आएगी, या तो मरने वाली डेट पहले आएगी जिस दिन वो क्या है शरीर छोड़कर अपने चला जाएगा वो डेट पहले आएगी, या फिर क्या है मैच्योरिटी डेट पहले आएगी, उसी दिन उसको क्या है क्लेम मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का अगर मैं बताऊं तो वो व्यक्ति होता है जिसका उस अमाउंट के ऊपर क्या है प्रॉपरली अधिकार होता है। जब किसी पर्सन की लाइफ का जो क्या है किसी भी तरह से लॉस हो जाता है या फिर किसी भी तरह से फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, उसको क्या है सीधा इफेक्ट डालता है वो, मतलब कि डायरेक्ट इफेक्ट डालकर क्या उसका फाइनेंशियल लॉस उसे फेस करना पड़ता है, उस व्यक्ति को बोला जाता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट पर्सन। अब यहाँ पढ़ते हैं पर्सन हैज ए इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द इंश्योर्ड पर्सन व्हेन, कब होगा जब लॉस ऑफ लाइफ ऑफ इंश्योर्ड, जब लॉस होगा इंश्योर्ड की लाइफ को वुड काज दैट पर्सन टू सफर ए फाइनेंशियल लॉस, सीधा उसकी क्या है फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए। इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द पॉलिसी इज टेकन। वो जब हम पॉलिसी लेते हैं उस टाइम पर हम क्या है डिसाइड करते हैं कि किसके रिगार्डिंग हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। अब आपने इंश्योरेबल इंटरेस्ट का जब हम पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है क्यों ऐसा पॉइंट उठा कि उसका फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए। क्या है कई बार क्या करते हैं कि जो हस्बैंड अपनी वाइफ का करवा देते हैं, वाइफ अपनी हस्बैंड का करवा देते हैं, हस्बैंड अपने बच्चों का करवा देते हैं, और जो पापा अपने बच्चों का करा देते हैं, और जो क्या है इस तरह से क्या है उनका डायरेक्ट रिलेशन है, उसके मरने से उसके जाने से क्या है उसको फाइनेंशियली लॉस होगा, वो मेंटली क्या है डिस्टर्बेंस होगा। तो क्या है इस तरह से क्या है इंश्योरेबल इंटरेस्ट बन रहा है। अगर मैं कहूँ कि ये पर्सन है एक घर का व्यक्ति एक बी घर का व्यक्ति, वो इसका इंश्योरेंस करवाने से क्या उसका फाइनेंशियल लॉस होगा? नहीं होगा, वो तो उसकी अलग सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 पॉइंट करते हैं कि गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब यह कि जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें सभी तरह के मैटर को डिस्क्लोज करना होता है, सभी तरह के
जितनी भी बातें होती है हम उसको डिस्क्लोज करना होता है। इंश्योर्ड पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर दो पार्टी होती है, इंश्योर्ड और एक इंश्योरर। इंश्योर्ड पर्सन को ये बताना होता है कि उसकी जो मेंटली हेल्थ कैसी है, उसकी फिजिकली लाइफ स्टैंडर्ड कैसा है, पहले किसी से पहले किसी से क्या है उधार तो नहीं ले रखी है, फिर किसी भी तरह की आपको बीमारी तो नहीं है, आपकी एज कितनी है, आपने किसी और से इंश्योरेंस का तो नहीं करवा रखा, मतलब कि इस सभी तरह से उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और इंश्योरर की अगर मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताऊं तो क्या होगा, उसे हर तरह की पॉलिसी को, हर तरह की टर्म कंडीशन को उसे अच्छी तरह से समझाना होगा, किसी भी तरह का क्या है मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो यहाँ पे गुड फेथ क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ये तो पॉइंट हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं, हमारे ग्रोथ ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस हो गया है हमारे। इसके अंदर इस वीडियो के अंदर हमने 3 टॉपिक कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड द एक्टिविटी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एंड देन आगे हम प्रोसीड करेंगे अपने चैप्टर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि आपकी तरह सभी बच्चों को समझ में। थैंक यू।